ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली नई मुफाहमती याददाश्त ने आलमी सियासत में इस वक्त एक नई बहस छेड़ दी है। ईरान की मौजूदा हुकूमत बरकरार रहेगी। तनाज़े के आगाज में सदर ट्रंप और उनके हामी हल्के ईरान पर गैर मामूली दबाव डाल रहे थे और बाज़ बयानात में हुकूमत की तब्दीली तक की बात की गई, लेकिन हुकूमत तो तब्दील नहीं हुई। हुकूमत तब्दील नहीं होती। अब ना सिर्फ ईरानी निज़ाम बरकरार है बल्कि अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया कि वो हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं चलानी, उसके झूठे वादों से अमेरिकन इकॉनमी नहीं चल रही। वो अपने लोगों को झूठे वादे और उनके सामने जो पिक्चर पेश कर रहा है उससे अमेरिकन उससे बदजन हो रहे हैं। वाशिंगटन ने मुकम्मल तौर पर अपना दबाव खत्म नहीं किया बल्कि मुज़ाकरात के साथ ताकत का ऑप्शन भी बरकरार रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली नई मुफाहमती याददाश्त ने आलमी सियासत में इस वक्त एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 माह तक जारी रहने वाले इस खूनरेज़ी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक दोबारा उसी मकाम पर पहुंच गए जहां से ये सफ़र का उन्होंने आगाज़ किया। जंग से पहले जो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर ऑप्शंस मौजूद थे, आज इन ऑप्शंस के अंदर कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हो गया। यानी आपने हुर्मुज़ का मामला आपको इस मुआहदे के अंदर नजर आएगा। दोस्तों, मुआहदे के मुताबिक ईरान और अमेरिका जंगबंदी करेंगे। आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल होगी। ईरान को अरबों डॉलर की माली सहूलतें और तामीर नौ के वसाइल मिलेंगे, जबकि दोनों ममालिक मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बज़ाहिर ये एक बड़ी सफारती कामयाबी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन अमेरिका के अंदर इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और बहुत सारे इख्तलाफात एक एक करके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, मुआहदे के सबसे जो मुतनाज़े जो पहलू हैं उनमें से एक पहलू ये है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत बरकरार रहेगी। तनाज़े के आगाज़ में सदर ट्रंप और उनके हामी हल्के ईरान पर गैर मामूली दबाव डाल रहे थे और बाज़ बयानात में हुकूमत की तब्दीली तक की बात की गई, लेकिन हुकूमत तो तब्दील नहीं हुई। आपने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को, कासिम सुलेमानी की शहादत को आपने अपने लिए वॉर ट्रॉफी का दर्जा दिया, जर्नैलों को आपने शहीद कर दिया। आप भी कहते हैं कि जनाब कासिम सुलेमानी की शहादत हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। G7 के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे, रजीम चेंज होगी, मोसाद एंटर हो जाता है ईरान के अंदर, CIA के लोग वहां पर कहर बर्पा कर रहे थे, लोगों को इनकलाब के लिए उकसा रहे थे, दंगे कर रहे थे। आपने कुर्दों को असला दिया, वो भाग गए। आप सब कुछ कर रहे थे लेकिन रजीम चेंज नहीं हुई। लोग सड़कों पर निकलो, वो जो रजा पहलवी वो कहाँ चला गया, वो अब आपको मुकम्मल खामोश नजर आएगा। तो रजीम चेंज जो सबसे बड़ा मामला था, ये भी हासिल आप ईरान के अंदर नहीं कर सके। यानी बाज़ बयानात में हुकूमत की तब्दीली हुई लेकिन हुकूमत तब्दील नहीं होती। अब ना सिर्फ ईरानी निज़ाम बरकरार है बल्कि अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया कि वो हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, दूसरा बड़ा नुक्ता ईरान के जौहरी प्रोग्राम का है। मुआहदे में ईरान के जौहरी हथियार हासिल ना करने के अज़म का जिक्र ज़रूर है, लेकिन हतमी और मुस्तकिल हल आइंदा मुज़ाकरात पर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि अमेरिका में ईरान मुखालिफ हल्के शदीद नाराज़ हैं। उनका मौक़िफ़ है कि जंग के बावजूद असल मसला अभी तक वहीं पर मौजूद है और ईरान वक्त हासिल करके दोबारा अपनी सलाहियत को बहाल कर सकता है। दोस्तों, रिपब्लिकन सेनेटर हैं बिल कैसिडी, उन्होंने इस मुआहदे को गुज़श्ता कई दहाइयों की बदतरीन खारजा पॉलिसी करार दिया। उनके मुताबिक जंग से पहले ईरान पाबंदियों के दबाव में था, आपने हुर्मुज़ खुली हुई थी और अमेरिका के पास ज़्यादा सफारती बर्तरी मौजूद थी। अब ना सिर्फ पाबंदियों में नरमी आ रही है बल्कि ईरान को माली वसाइल तक रसाई भी एक तरह से मिल जाएगी। यानी 300 अरब डॉलर का जो मुआहदा है उसमें ये चीज़ शामिल थी। 47 सालों से तो आप सैंक्शंस लगाकर ईरान को पीछे धकेल रहे थे और वो अपना तेल दूसरे सोर्सेज से उसे बेच रहे थे, लेकिन अब ये इंटरनेशनल एक मुआहदे के ज़रिए 300 अरब डॉलर का जो मामला है उसे आप आगे लेकर चलेंगे और ये अमेरिका की सरपरस्ती में होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब सदर ट्रंप और उनके हामी इस मुआहदे को एक अमली और हकीकत पसंदाना कदम करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक अगर जंग मज़ीद तूल पकड़ती तो आलमी मईशत शदीद बहरान का शिकार हो सकती थी। आपने हुर्मुज़ दुनिया की तवानाई सप्लाई की अहम तरीन गुजरगाह है और इसकी बंदिश आलमी मंडियों को हिलाकर रख सकती है। तो पहले दिन आपने ये सोचा नहीं था, आपका होमवर्क नहीं था कि ईरान आपको पहले ही खबरदार कर रहा था कि अगर तुमने इस जंग को हमारे ऊपर मुसलत किया तो हम तुम्हारे अड्डों को टारगेट करेंगे, हम तुम्हारे मफादात को टारगेट करेंगे और पूरी दुनिया को हम बताएंगे जो जो इस जंग के अंदर अमेरिका का साथ देगा। दुनिया को ये एहसास हुआ कि यार ये आपने हुर्मुज़ इन्होंने बंद कर दिया है, हमारी इकॉनमी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं चलानी, उसके झूठे वादों से अमेरिकन इकॉनमी नहीं चल रही। वो अपने लोगों को झूठे वादे और उनके सामने जो पिक्चर पेश कर रहा है उससे अमेरिकन उससे बदजन हो रहे हैं। हर दूसरा सर्वे डोनाल्ड ट्रंप में उसकी जो मकबूलियत है वो नीचे जा रही है।
लिहाजा हमें अपने आप को इससे दूर रखना है। दोस्तों, सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर ईरान ने मुआहदे के खिलाफ वर्जी की तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाइयों का रास्ता इख्तियार कर सकता है। यानी वाशिंगटन ने मुकम्मल तौर पर अपना दबाव खत्म नहीं किया, बल्कि मुज़ाकरात के साथ ताकत का ऑप्शन भी बरकरार रखा। दोस्तों, इस सारे मंजरनामे में एक दिलचस्प पहलू नायब सदर जेडी वेंस का किरदार भी है, जो इस मुआहदे के अहम हामी समझे जाते हैं। अगर ये मुआहदा कामयाब रहा तो इसे ट्रंप इंतजामिया की बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया जाएगा, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए या ईरान और अमेरिका दोबारा आमने सामने आ गए तो यही मुआहदा शदीद तनकीद की जद में आ सकता है और जेडी वेंस फिर अपना जो सदर बनने का ख्वाब है एज अ कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर, क्योंकि ये एक रिवाज रहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उससे फिर इलेक्शन लड़ाया जाता है, तो वो ये फिर ख्वाब जो है वो पूरा होते हुए, यानी ये सवाल अपने जहन से निकाल दें कि इस सफारती जो एक बहुत बड़ी हार आपको जो इस वक्त पूरी दुनिया जिसे देख रही है, और अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर आप इलेक्शन भूल जाएं, आप अमेरिका में सदर बनने का ख्वाब भी जो है वो देखना बंद कर दें। दोस्तों, फिलहाल दुनिया जंग से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। आने वाले महीने ये तय करेंगे कि आया ये मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनता है या सिर्फ एक आर्जी वक्फा साबित होता है। दोस्तों, आलमी मीडिया में इस बात की गूंज है कि मुआहदे लिखना आसान होता है, लेकिन आप इसके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। मारूफ मुसन्निफ हैं जी डगलस जे फ़ीथ, उनका एक पूरा आर्टिकल है और उसमें उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को माजी के हवालों के साथ एनालाइज किया, एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया। वो ये बताते हैं, जो दलील के तौर पे वो पेश करें, कि जब भी आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को देखें और वो किसी ऐसी मुखालिफ रियासत के साथ मुआहदा करती हैं तो वो मुआहदे अक्सर नफाज की बजाय उम्मीद पर कायम होते हैं। यानी ये फ़र्ज़ किया जाता है कि दूसरा फरीक अपनी मर्ज़ी से वादे पूरे करेगा, जबकि अमली तौर पर इसके बरक्स जो सिचुएशन है या माजी की मिसालें आपको मिलेंगी वो टोटली ऑपोजिट हुई। 3 बड़ी मिसालें उन्होंने दी। एक तो जी ट्रीटी ऑफ वर्साई है, जो पहली जंग अजीम के बाद एक मुआहदा हुआ जिसको ख़त्म किया गया। फिर सर जंग के असलहा मुआहदे का उन्होंने जिक्र किया, फिर ओस्लो मुआहदे का जिक्र किया। इन तीनों केसेस में एक मुश्तरका पैटर्न आपको नज़र आता है और उसकी खिलाफ वर्जी हुई, मगर सज़ा या मुकम्मल नफाज नहीं हो सका। यही वजह थी कि मुसन्निफ इसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी निज़ामी मसला करार देते हैं, ना कि सिर्फ किसी एक हुकूमत की नाकामी। अब इसको ईरान डील के तनाजुर में देख लें कि असल ये मामला है क्या। असल बहस माली फ़ायदे और सिक्योरिटी ज़मानतों के दरमियान है। और दोस्तों, जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि ईरान को उस वक्त तक फ़ायदा ना दिया जाए, यानी सरमायाकारी की शक्ल में और फिर दीगर जो कमिटमेंट्स की जा रही, जब तक ये मुआहदे की तामील नहीं करते, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ईरान का भी तो ये मसला है। अब अगर आप इस मिसाल को उल्टा कर देखें, जैसा कि डगलस जे फ़ीथ ने भी किया, कि निज़ाम ही कमज़ोर है, क्योंकि एक बार जब माली फ़ायदा दे दिया जाए तो इसे वापसी लेना अमली तौर पर मुमकिन नहीं रहता। देखिए, सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर ईरान को आप माली फ़ायदा देंगे तो गारंटीज़ क्या हैं कि वो आपकी बात मान ले। एक चीज़, अगर आप आबने हुर्मुज़ को खोलते हैं तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अमेरिका जो है वो आबने हुर्मुज़ के ऊपर दोबारा कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप मुआहदे के ऊपर दस्तखत करें, गारंटीज़ कहाँ से आपको मिलेंगे। जो सबसे अहम चीज़ है, जो डगलस जे फ़ीथ ने जिस तरह से इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया, कि जब तक इंटरनेशनल गारंटोर नहीं मिलते तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, इसी तरह की गारंटीज़ के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए, इसी तरह की गारंटीज़ के लिए वो रशिया से भी बात करने को तैयार थे, लेकिन ये गारंटीज़ मिली नहीं है। इसलिए ईरान ये कह रहा है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम दस्तखत करने जा रहे हैं और अगले 60 दिनों में ये तय होगा कि हमारा मुआहदा किस नौयत का है और हमने क्या किया, क्या तय पाया और हम किस नतीजे पर पहुंचे। दोस्तों, जो सबसे अहम चीज़ है, और दुनिया के मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स अब इसके ऊपर बात करें, खासतौर पर अमेरिका में जो बैठे हुए लोग हैं, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स या बाकी इंटरनेशनल पेपर्स के अंदर लिख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप ईरान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस फ़ायदे को आप रिवर्स कैसे करेंगे अगर मुमकिन आपके अहदाफ पूरे नहीं होते। देखिए, अमेरिका में बैठकर तो आप अमेरिका की बात करेंगे ना, इसी जो इक्वेशन है इसको ज़रा उल्टा कर देख लें कि अगर ईरान ने यूरेनियम तुम्हारे हवाले कर दिया तो गारंटीज़ क्या हैं कि क्या तुम ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं करोगे। और ऐसे वक्त में जब इसराइल इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है तो चीज़ें इरिवर्सिबल अगर आपके लेवल से नहीं हो सकती, आपकी साइड से नहीं हो सकती, तो फिर यहां से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपको कई साल लगेंगे, कई दहाइयां लगेंगी। यूरेनियम जो आपके पास मौजूद है, अभी तो गारंटीज है ना कि ठीक है यार, यूरेनियम हमारे पास है, लड़के दिखाओ, लेकर दिखाओ, और इंटरनेशनल इसके अंदर प्लेयर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ईरान का ये जो मामला है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हो रहा है, आप अगर मुझसे पूछें, जो मेरी असेसमेंट है, ये 60 दिन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने निकलने के लिए ये कबूल किए।
اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. نہ انہوں نے ایران کو فائدہ پہنچانا ہے، نہ ہی ایران کبھی بھی اپنی یورینیم کے اوپر کسی قسم کا معاہدہ کرے گا، سرنڈر کرے گا. اگلے تو 60 دن چلنے ہیں، 2 مہینوں میں پتہ چلے گا کہ ایران کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور مزید ان کو وقت مل جائے گا اپنا پولیٹیکل کیپٹل بنانے کا. جیسا کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ آ کر تقریریں کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا بات کہ جے ڈی وینس کو انہوں نے ریپبلکنس نے اگلے الیکشن کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس کی وہ کمپین کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ کسی طرح سے کیا جا سکے. دوستو ایک اور جو دعویٰ اسی پوری سچویشن کے اندر جو آ رہا ہے اور انٹرنیشنلی جو اس کو لکھا جا رہا ہے کہ جمہوری حکومتیں اکثر سیاسی طور پر معاہدوں میں اتنی سرمایہ کاری کر لیتی ہیں کہ بعد میں خلاف ورزی کے باوجود سخت اقدامات کرنے سے ہچکچاتی ہیں. یہ بات جزوی طور پر درست بھی ہے، کیونکہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک ناکام امن معاہدہ ماننا سیاسی طور پر مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن یہاں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سخت پابندیوں اور جنگی دباؤ کے بعد ہی مذاکرات کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ کیا بہتر راستہ پہلے سختی اور بعد میں انعام ہے، یا مرحلہ وار آپ کو اعتماد سازی کو بحال کرنا ہوگا؟ امریکہ کے لیے ون ون سچویشن یہ ہے کہ آپ آئندہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہ بنیں، اور امریکہ ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو مضبوط کرے. آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں، آپ ایران کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں، اور اس جنگ کو بھول جائیں، کیونکہ ایران کو آپ نہ ٹیبل پر ہرا سکے، نہ میدان میں ہرا سکے، نہ پانیوں میں ہرا سکے، بلکہ آپ ایک سائیڈ کک بن کے، چودھری تو آپ ایسے دنیا کے ہیں لیکن سائیڈ کک بن کے نیتن یاہو کے آپ اس جنگ کے اندر گئے. وہ نیتن یاہو جو آج آپ کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، اگر وہ واقعی آپ کا سجن متر تھا اور آپ واقعی دونوں نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا، اور یہ واقعی اگر آپ کی بھی جنگ تھی، تو اسرائیل آپ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ اس لیے کہ یہ اسرائیل کی جنگ تھی. امریکہ کو جب اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم آپ کے ساتھ مزید جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا وقت ہوا چاہتا ہے یہاں سے نکلنے کا. تو پوری دنیا میں ایران امریکہ معاہدے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ بغیر کسی ملک کی ایفیلیشن کے ایک انٹرنیشنل آبزرور کے طور پر اس معاہدے کو دیکھیں تو بہت سارے شک و شبہات موجود ہیں، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں طرف سے آپ کو نظر آئے گا. حکومتی سطح پہ اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، لیکن جو تجزیے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو اوور دا ایئرز خطے کی سیاست کے اوپر اپنی رائے دیتے آئے اور اسے آبزرو کرتے رہے، وٹنس کرتے رہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران امریکہ معاہدہ ابھی بہت دور ہے، جس میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ایران فائدہ حاصل کر کے دوبارہ خلاف ورزی کر سکتا ہے، امریکن ورژن. اور ایرانی ورژن یہ ہے کہ گارنٹیز کیا ہیں کہ 2 مہینے کے اندر آپ ایران کے ساتھ جو معاہدے آپ نے کیے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اس کو پورا کریں گے. کیونکہ ابھی تک امریکہ نے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ایران کے اوپر حملہ کیا، اور ایران کسی صورت بھی امریکنز کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ ڈیجیٹلی جو معاہدہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر آپ واقعی سیکنڈ فیز میں اور یہ امن معاہدہ کامیاب ہو گیا تو مصطفیٰ خامنائی اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹیبل پر بیٹھتے، بات چیت کرتے. لیکن باقر کالیباف ایک طرف سے آپ کو نظر آتے ہیں، دوسری طرف آپ کو جے ڈی وینس نظر آتے ہیں. بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستان سے شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے. اب خبر یہ آ رہی ہے، یعنی جو سیاست ہے وہ آپ کو صرف اس معاہدے سے جو لوگ دونوں طرف ہیں وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ جو اس کے ساتھ بطور ثالث تھے وہاں بھی آپ کو سیاست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس معاہدے کو ایک طرح سے کچھ لوگ امن کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی سیاست کی دکان کو وہ چلا رہے ہیں، کیپٹلائز کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہوا کیا جی، پچھلے کچھ گھنٹوں میں پہلے خبر یہ آئی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں جنیوا. پھر آیا کہ جی جو اس کا مقام ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. پھر پتہ ہی چلا جی کہ 1 روزہ دور ہوگا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں جا رہے اور ان کے اس دورے کو منسوخ کر دیا گیا. اگر آپ خبر کو پڑھیں جو پاکستان کی طرف سے ذرائع نے اس کو رپورٹ کیا، وہ خبر کیا ہے کہ شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم نے تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد دی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب جا کیوں نہیں رہے، اس کا سرکار کی طرف سے کسی قسم کا جواب نہیں دیا گیا. خبر ذرائع سے رپورٹ یہ ہوئی کہ شہباز شریف کو آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہونا تھا. ایران امریکہ معاہدے کے مطابق ابتدائی مذاکرات جو کل برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوں گے. سفارتی ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہو چکے، اس لیے دورہ منسوخ کیا گیا. ذرائع کے مطابق تکنیکی مذاکرات علیحدہ کیے جائیں گے جن میں مختلف معاملات زیر غور آئیں گے، اور ایم او یو کا مجموعی طور پر یہ حصہ ہیں. شہباز شریف صاحب نے آج اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کیے، لہٰذا اب وہ جنیوا جا کر اور سوئٹزرلینڈ جا کر جو ہے اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ لوگوں نے اپنی سیاست بھی اس پہ چمکائی ہے. پرابلم یہاں بھی یہ آ گئی، اگر آپ فیصل واڈا کی جو دوست ہمیں پاکستان سے سن رہے ہو تو سمجھتے ہیں کہ فیصل واڈا نے پچھلے 2-3 دنوں میں کیا کیا. جو لوگ ہمیں بھارت سے ہمارے لسنر سن رہے ہیں ان کے لیے میں تھوڑی سی اس کا ایک بیک گراؤنڈر آپ کے سامنے رکھ دوں. فیصل واڈا
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और वो इस हुकूमत के जाने की बात कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसी खबरें भी आई जिसमें जो क्रेडिट था वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मिला इस पूरे सिनेरियो में, और उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। लेकिन दोस्तों आज की इस डेवलपमेंट से लगता ये कि हालात सही नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान जो एक पेज था वो कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है वो फट चुका है। दोस्तों असल सवाल ये भी है कि क्या बैनुल-अक़वामी सियासत में इत्मीनान ज़्यादा अहम है या सख्त ज़मानतें, और क्या मुकम्मल सिक्योरिटी के बगैर अमन मुआहदे वाकई देरपा साबित हो सकते हैं या नहीं। दोस्तों एक तरफ ईरान अमेरिका मुआहदे की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग अरूज पर पहुंच चुकी है, जिससे लगता है कि अब जंग का अगला मैदान रूस और यूक्रेन का होगा, जिसके लिए सदर ट्रंप, अमरीकी इंतजामिया और यूरोप बयानबाजी इस वक्त आपको करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमलों के जरिए मॉस्को की एक अहम ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जबकि रूस ने भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता रात यूक्रेन ने मुख्तलिफ रूसी इलाकों पर सैकड़ों ड्रोन्स के जरिए हमले किए। वज़ारत दिफा का जो मौक़िफ़ है वो ये बताते हैं कि रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 555 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया, जिनमें से तकरीबन 200 ड्रोन मॉस्को की जानिब बढ़ रहे थे। और दोस्तों मॉस्को के मेयर सरगेई सोयाब्यानन ने तस्दीक की कि मुतादिद ड्रोन्स मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचने में कामयाब हो गए, एक शॉपिंग सेंटर को भी जिन्होंने हिट किया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक हफ्ते के दौरान मॉस्को की इस अहम ऑयल रिफाइनरी पर दूसरा हमला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिफाइनरी रूसी दारुल हुकूमत की ईंधन की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा जो है वो पूरा करती है, लिहाजा इसको एक स्ट्रेटेजिक टारगेट के तौर पर हिट किया गया। दोस्तों दूसरी जानब यूक्रेन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि रूस ने कैफ पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रात भर 239 ड्रोन और 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिनमें से बेशतर को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। और शिमाल मशरकी यूक्रेनी शहर सोमी में एक ड्रोन हमले के नतीजे में कम से कम एक शख्स के मारे जाने की इतलात आ रही है। और दोस्तों आपको खबरें ये भी दे दें जो इससे जुड़ी हुई है कि हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जंग के खात्मे के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक की हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और G7 ममालिक के दीगर रहनुमाओं से राब्ते किए ताकि जंग के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जा सके। G7 ममालिक ने यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने और रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाने के अज़्म का इजहार भी किया। और दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने कहा कि वह रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और ज़ेलेंस्की के मुताबिक उन्हें G7 ममालिक की जानिब से फ़िज़ाई दिफाई मिसाइलों और उनकी मकामी पैदावार के लाइसेंस और मौसम सरमा के लिए इमदादी पैकेज की यकीन दहानी जो है कराई गई है। और रूस और यूक्रेन के दरमियान 4 साल से ज़ायद अरसे से जारी जंग में हालिया हमले इस बात की निशानदही करते हैं कि अमन मुज़ाकरात की कोशिशों के बावजूद मैदान जंग में कशीदगी बदस्तूर आपको बरकरार नज़र आती है। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। मैं आपको क्विकली जाते जाते खबर रह गई थी वो भी आपके साथ शेयर कर दें। और ख़बर दोस्तों ये है कि ईरान ने अमन मुआहदे फ़ारसी में लिखवाया और सदर मसूद पशगान ने दस्तखत के बाद जो मुआहदा शेयर किया वो फ़ारसी में तहरीर किया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ मफाहमती दस्तावेज़ का मतन फ़ारसी में लिखवाने पर जोर दिया, जिसकी बहुत ख़ास वजह ये थी कि तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मफाहमती दस्तावेज़ के मतन पर 2 ज़ुबानों फ़ारसी और अंग्रेज़ी में दस्तखत किए गए। हमने ज़ोर दिया कि मतन फ़ारसी और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में होना चाहिए। इस्माइल बकाई ने बताया कि मफाहमती दस्तावेज़ का मतन अंग्रेज़ी के साथ फ़ारसी ज़ुबान में लिखवाने का मकसद ये था कि मतन के मायने तब्दील ना हो सकें, और ये भी कहा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के बाज़ अल्फाज का मनपसंद तर्जुमा किया जा सकता है लेकिन फ़ारसी ज़ुबान का नहीं। हमने मतलूबा फ़ारसी तर्जुमे पर भी दस्तखत किए हैं और फ़ारसी तर्जुमे पर दस्तखत करना हमारी शफाफियत की बुलंदी को ज़ाहिर करता है। अच्छा वैसे एक बात आपको बताऊं कि जो इंग्लिश लिटरेचर है और उर्दू अदब एंड देन इंग्लिश लिटरेचर एंड देन पंजाबी अदब, जो डेप्थ है ना इन तीनों ज़ुबानों की डिफरेंट है। अगर आप उर्दू अदब आपने पढ़ा है और आप पंजाबी अदब को भी और अंग्रेज़ी अदब भी अगर आपने पढ़ा है तो आप ये बखूबी ये समझ सकेंगे कि जब किसी ज़ुबान के अंदर एक चीज़ के कई अल्फाज हो ना, एक आपने किसी चीज़ को मुखातिब करना है और आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो, अल्फाज का चुनाव ज़ख़ीरा वसी हो किसी एक चीज़ से मुतल्लिक, तो ये उस ज़ुबान की डेप्थ ज़ाहिर करती है। उर्दू में आपको ये डेप्थ नज़र नहीं आती, गो के उर्दू हमारी जो कौमी ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़ुबान है और उर्दू से हमें प्यार है, हमारा पहली मोहब्बत उर्दू है। लेकिन पंजाबी के अंदर आपको अंग्रेज़ी से ज़्यादा डेप्थ नज़र आएगी और ये हर ज़ुबान का एक अपना
جو اس کا حسن ہوتا ہے، اور obviously اسی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا. یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ زبان کے جو الفاظ کا مطلب ہے وہ تبدیل کر لیا جاتا ہے، تو اس کی اصل روح وہ یہ تھی. اور دوسری بات، پاکستان تو کبھی بھی نہیں امریکنز کو کہے گا نا کہ MOU سائن کرنا ہے، ٹھیک ہے اردو زبان میں اس کو آپ لے کریں تاکہ آپ بدل نہیں سکتے. تو خیر، قومیں کیسی اپنی شناخت کو اور اپنے تہذیب کا دفاع کرتے ہیں وہ ہمیں ایران بتا رہا ہے. قیادت اور شہادت ایران کے اندر آپ کو نظر آئے گی، جہاں سے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اللہ نگہبان.